नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना की ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू चल रहा था। इस दौरान में भारत ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। भारत ने चाइना की ट्रेड पॉलिसी के ऊपर बड़े सवाल उठाए हैं और भारत के सवाल काफ़ी लाजमी हैं, क्योंकि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के पास वो ह्यूमंगस है। भारत और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट एक समय पे लगभग $100 बिलियन के आसपास हुआ करता था। अभी वो कम होके लगभग $85 बिलियन के आसपास है, जहां पर चाइना भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जिसके कारण से भारत की इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके पीछे एक मेजर कारण है चाइना की ट्रेड पॉलिसी। भारत के प्रोडक्ट को चाइना के अंदर इजी एक्सेस नहीं मिल पाता, वहीं दूसरी तरफ भारत चाइना के प्रोडक्ट को काफ़ी समय से इजी एक्सेस भारतीय मार्केट के अंदर दे रहा था, जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़ता जाया। ऐसी कंडीशन में भारत ने यहाँ पर कुछ बड़े सवाल उठाए हैं। चाइना की बॉर्डर डाटा लॉस से रिलेटेड, चाइना के क्रिटिकल रॉ मटेरियल की टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पे बैन से रिलेटेड, नॉन टैरिफ बैरियर से रिलेटेड, इवन चाइना का इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो चाइना WTO के अंदर लाया था, जिसे भारत ने उस समय पे अपोज किया था, इसके ऊपर भी भारत द्वारा कुछ बड़े सवाल उठाए गए हैं। अब ये सारे सवाल क्या हैं और भारत को क्या कंसर्न यहाँ पर चाइना की ट्रेड पॉलिसी की वजह से देखने को मिल रहा है, उसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप, वो भी ऐसे टीचर्स के द्वारा जिन्होंने 2023 के अंदर बेस्ट रिजल्ट इंडिया के दिए हैं। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी चाहिए पढ़ने के लिए, ऐसी कंडीशन में अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है करोलबाग के अंदर 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, जहां पर 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और गिफ्ट प्राइजेस आपको दिए जाएंगे। साथ में देश भर के बच्चे इस टेस्ट सीरीज के अंदर बैठेंगे, इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर बैठेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको आपकी पोजीशन पता लग पाएगी कि पूरे इंडिया लेवल पे आपकी क्या पोजीशन है और आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स हर बार अटक रहा है या फिर आप पहली बार प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो और आपको डर लग रहा है कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो देखो कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके माध्यम से एक नॉर्मल स्टूडेंट के मुकाबले आप 10 से 20 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो दूसरे लोग नहीं बना पाते उसे आप इजीली बना सकते हो, और उन टिप्स और ट्रिक्स को मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा 23 अक्टूबर के दिन शाम को 5 बजे एक वेबिनार के जरिए। इस वेबिनार की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको रीच आउट करेगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहला कंसर्न जो भारत ने चाइना की पॉलिसी के खिलाफ दर्शाया वो था श्रिम्प इंपोर्ट से रिलेटेड। देखो, भारत जो है वो ग्लोबल लेवल पे दूसरा सबसे बड़ा श्रिम्प का एक्सपोर्टर है। हम भारी मात्रा में श्रिम्प पूरे ग्लोब में एक्सपोर्ट करते हैं। इवन चाइना के अंदर भी भारत श्रिम्प को एक्सपोर्ट करता है, पर वही चाइना क्या करता है, भारत के प्रोडक्ट जो अच्छे से चाइना के अंदर अपनी डोमिनेंस होल्ड करते हैं उनके ऊपर चाइना रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को भारत का फ्री मार्केट चाहिए होता है। इसी वजह से भारत और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा था। बट अब भारत सरकार द्वारा भी चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि चाइना भी उसी तरीके के स्टेप सालों से ले रहा है जो हम आज ले रहे हैं, जिसके ऊपर चाइना ने आज कंसर्न शो करना शुरू किया है। भारत सालों से उन इश्यूज़ के ऊपर कंसर्न शो कर रहा है, जैसे श्रिम्प का इंपोर्ट। रिसेंटली चाइना ने यहाँ पर एक नया हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आया, जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस को ये स्कैन करने लगे अचानक से, और इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है और पूरी तरीके से यहाँ पर भारतीय श्रिम्प को टारगेट किया जा रहा है। यही कंसर्न भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उठाया। दूसरी तरफ बोविन का जो मीट होता है उसके अंदर भारत ग्लोबल लेवल पे 4th नंबर पे है।
भारत भारी मात्रा में बोविन मीट को एक्सपोर्ट करता है। चाइना में भी भारत करता था। 2016 के आसपास चाइना ने इस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। भारत का कहना था कि भारत के बोविन के अंदर फुट एंड माउथ डिसीज पाई जाती है। चाइना का कहना ये था कि भारत के बोविन के अंदर फुट एंड माउथ डिसीज पाई जाती है। हालांकि उस समय पे ये कंसर्न जायज़ थे, पर आज के समय पर हम लोगों ने इस डिसीज से रिलेटेड वैक्सीन जो है वो बोविन के अंदर लगाना शुरू कर दी है और अब इस तरीके की डिसीज़ जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। बट उसके बावजूद भी चाइना जो है वो इस बैन को हटा नहीं रहा, जिसके कारण से भारत और चाइना के बीच में ये एक बड़ा ट्रेड रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा देखो, चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। ये बहुत ही जायज़ है, क्योंकि आप इस चीज़ को फील भी कर सकते हो कि चाइना भारत के अंदर डंपिंग करता है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया के अंदर सबसे सस्ते प्रोडक्ट आपको किसके लगते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम चाइना ही आएगा और उसके पीछे साफ कारण है चाइना की डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, तो देखो, एक्सपोर्टिंग कंट्री, जैसे मान लो चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर चाइना में ये 100 रुपये के बिक रहे हैं, पर चाइना जब इसे एक्सपोर्ट करके भारत में ला रहा तो केवल 80 रुपये के बिक रहे हैं, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि चाइना डंपिंग कर रहा है। मतलब क्या, एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल सब्सिडीज जो है वो चाइना द्वारा दी जा रही है, जो कि इंडिया के मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है। ऐसी कंडीशन में भारत प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ में एंटी डंपिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करता है और उन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। हम लोगों ने स्टील के ऊपर लगाई है और भी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के ऊपर लगाई हुई है। चाइना जो कि डंपिंग करता है उसके खिलाफ हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, तो चाइना को लगा कि अरे ये तो हमारे ट्रेड को रोकने का प्रयास कर रहा है, और चाइना भी कई सारे भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने लगा, जिसके पीछे कोई भी बैकिंग नहीं है। भारत का कहना यह है कि जब भी चाइना इस तरीके की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है तो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है, उससे रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो यहाँ पर भारत ने कंसर्न शो किया। इसके अलावा प्लूरिलेटरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जो कि चाइना द्वारा ही लाया गया था और बाद में साउथ कोरिया, यूएई जैसे देशों ने इसे सपोर्ट किया। ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और उन कंट्रियों के द्वारा इसे सपोर्ट किया गया जो ग्लोबल लेवल पे भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाइना को आप जानते हो, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाता है, उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ग्लोबल लेवल पे करता है। ऐसी कंडीशन में ये इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टमेंट को स्पीड अप करने की कोशिश, इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को डेवलप करने का प्रयास करता है। ये चीज़ तो ऊपर से, क्योंकि कोई भी अगर इस तरीके का एग्रीमेंट लाते हैं तो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो की जाती हैं, बट एक्चुअल में इस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट रिव्यू की बात की गई है। मतलब देखो क्या होता है, जैसे चाइना ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया तो भारत अलग रूप से स्क्रूटिनाइज करेगा, और चाइना ने अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो पाकिस्तान अलग रूप से स्क्रूटिनाइज करेगा। इस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के जरिए ग्लोबल लेवल पे स्क्रूटिनी को कोहेरेंट बनाने की कोशिश की गई, जहां पर इन्वेस्टमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। ये रिव्यू इन्वेस्टमेंट के पहले होगा, और इवन अगर किसी इन्वेस्टमेंट से दिक्कत है तो उस इन्वेस्टमेंट के अंदर दूसरी कंट्री जो है वो अपील कर सकती है, वो भी इस इन्वेस्टमेंट बॉडी के पास में जाएगी। एक इंडिपेंडेंट सिस्टम लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। ये इंडिपेंडेंट बॉडी लाने का प्रयास अच्छा लगता है एक ऐसी कंट्री के लिए जिसको कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। भारत के केस में भारी मात्रा में सिक्योरिटी इश्यूज देखने को मिलते हैं चाइना की वजह से। चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत की सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट बना हुआ है। इवन पाकिस्तान के द्वारा टेरर फाइनेंसिंग इन्हीं इन्वेस्टमेंट के नाम पे की जाती है, जिसकी वजह से भारत के अंदर टेररिज्म और ब्लैक मनी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसी कंडीशन में भारत को इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटिनाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर भारत इस एग्रीमेंट का पार्ट होता तो भारत की जो सॉवरेनिटी है और जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो खत्म हो जाती। इवन भारत ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत के पड़ोसी देश खास रूप से चाइना और पाकिस्तान से आते हैं उनके ऊपर स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं और कहा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का अप्रूवल चाहिए होगा।
इस तरीके के स्पेशल रेस्ट्रिक्शन जो है वो भारत नहीं लगा पाएगा अगर इस तरीके के एग्रीमेंट के अंदर भारत जो है वो एंटर कर जाएगा। इसी वजह से भारत ने यूनिलैटरली खुद से इस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट का अपोज किया। और भारत का पॉइंट बिल्कुल सही था, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड चीज़ों से बात करता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट लाने की कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट लाना भी है तो ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि देखो कोई भी ट्रेड होता है ना, उस ट्रेड के अंदर एक इन्वेस्टमेंट वाला एस्पेक्ट भी होता है। जैसे एप्पल अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है तो उसने भारत के अंदर अपनी यूनिट खोली, तो वो क्या है, भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, पर उसने यूनिट खोली, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना, एफडीआई है, मतलब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कोहेरेंट है। भारत का कहना यह है कि अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कोहेरेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिम्स और गेट्स जैसे एग्रीमेंट किए हुए हैं, ऐसी कंडीशन में ये नया एग्रीमेंट लाने की कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरा कि अगर ये एग्रीमेंट लाया भी जा रहा है तो उसके अंदर फिर मल्टीलेटरल लेवल पे लाया जाए, क्योंकि भारत वगैरह जैसे देशों ने यहाँ पे अपोज कर दिया तो उसको एक प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट बना दिया, जो कि सही नहीं है। प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है, देखो WTO के अंदर कोई भी एग्रीमेंट होता है ना तो उसके अंदर कंसेंसस चाहिए होता है। एक भी कंट्री ने विरोध कर दिया तो फिर वो एग्रीमेंट ग्लोबल लेवल पे नहीं आएगा, मतलब वो मल्टीलेटरल लेवल पे नहीं आएगा। तो फिर क्या होता है, कुछ जैसे 10-12 कंट्री हैं उनको लग रहा है कि नहीं ये एग्रीमेंट सही है, बची हुई 20-30 कंट्री हैं उनको लग रहा है कि ये एग्रीमेंट सही नहीं है। तो जो कंट्री को लग रहा है सही नहीं है वो इस एग्रीमेंट के बाहर रहती हैं, और जो को लग रहा है कि भाई ये सही है वो लोग इस एग्रीमेंट के अंदर रहती हैं, और इसी चीज़ को कहा जाता है प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट। भारत का कहना ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ों को लेके आना भी है तो ऐसी कंडीशन में फिर वो बायलेटरल इशू है, वो प्लूरिलेटरल या मल्टीलेटरल इशू नहीं है। ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट जो है वो WTO के अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसा भारत का कंसर्न था, और उसकी वजह से भारत ने इस एग्रीमेंट का विरोध किया था। भारत ने रिसेंटली वापस इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर सवाल उठाए हैं। भारत का कहना यह है कि जो प्लूरिलेटरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है ये एक्चुअल में चाइना द्वारा किस मंशा से लाया जा रहा है, भारत और चाइना के बायलेटरल डिस्प्यूट को ओवरकम करने के लिए, या फिर ग्लोबल लेवल पे सच में चाइना इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना चाहता है। ये सारे कंसर्न भारत ने चाइना की ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ उठाए हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे #10 कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ना है और हमारे ऑफलाइन सेंटर को देखना है तो उस वीडियो को एंड तक देखना।